इस एनालिसिस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं पीयूष पांडे। देखिए, आज का टॉपिक लेकर आया हूं और काफ़ी मेरे स्टूडेंट ने कहा था कि ये जल्दी से समझ में नहीं आता है। ट्रिपेटाइट स्ट्रगल जिसको बोला जाता है, स्ट्रगल। देखिए, ट्रिपेटाइट स्ट्रगल त्रिक्षेत्रीय संघर्ष की बात है। देखिए, ट्रिपेटाइट स्ट्रगल त्रिक्षेत्रीय संघर्ष की है ये कहानी। ये तीन शासन की कहानी है जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह से आपस में लड़ाई कर रहे हैं मेडिवल मेडिवल पीरियड में। ठीक है, ये कहानी है 750 से 1000 BC के, 1000 AD के बीच की कहानी। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये भारत का मैप है। भारत का मैप थोड़ा सा गड़बड़ बन जाता है, ऐसा लगता है कि हम चाइना में और पाकिस्तान से घुसने का मन तो है और घुस जाए तो बढ़िया ही है, चाइना और पाकिस्तान में। तो देखिए, ये कहानी है तीन शासन के बारे में। एक है पाला, दूसरा है प्रतिहार और तीसरा है राष्ट्रकूट। देखिए, ये तीन की कहानी है जो आपस में लड़ रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं इनका लड़ने का कारण क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ें स्टार्ट होता है। देखिए, ये है प्रतिहार का। थोड़ा मैप से देखते हैं। इतिहास से जो मैप को से पढ़ने का जो मज़ा है ना, आप समझ नहीं सकते। इतिहास को हरदम मैप से पढ़ा करें। ज्योग्राफी के लिए खाली मैप यूज नहीं होता है। ये देखिए, इधर ये है प्रतिहार का एरिया। अब प्रतिहार का एरिया ये पूरी की पूरी वेस्टर्न साइड है ना, ये पूरी की प्रतिहार यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पाला जो वेस्ट बंगाल है आपका, पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है, और ये आपके नीचे की तरफ डेक्कन में है राष्ट्रकूट एम्पायर। ये प्रतिहार, पाला और राष्ट्रकूट। अब इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए, हुआ क्या था कि गुप्ता के बाद गुप्ता जब खत्म हुआ तो हर्षवर्धन आया। हर्षवर्धन के बाद छोटे सामंतों ने अपना राज बनाना स्टार्ट कर दी। देखिए, कहानी इसका थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तो गुप्ता के समय में हुआ क्या था ना कि बहुत सारे भूमि को दान किया गया था लोगों को, जैसे ब्राह्मणों को, वैश्य को, राजपूत को, अलग अलग जातियों को। तो उससे क्या हुआ ना कि वो धीरे धीरे ज़मीन लेने के बाद वो एक सामंत खड़े हुए। वो बड़े पहले तो धीरे धीरे थे, फिर बड़े बड़े होते गए और बड़े होते अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते गए। और स्वतंत्र घोषित करने के बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे छोटे राज्यों में बदल गए। वैसे ही हर्षवर्धन के समय में हुआ था। हर्षवर्धन ने भी यही किया था, भूमि बहुत दान किए थे। और भूमि दान करने के बाद जो सामंत खड़े हुए, उससे बहुत सारे छोटे राज्य का निर्माण हुआ। ये है इनकी कहानी। तो देख, प्रतिहार के बारे में थोड़ी सी एक बहुत विचित्र कहानी है। देखिए, 4 राजपूत बड़े खुश होंगे। तो देखिए, 4 ऐसे राज्य हैं जिनको कहा जाता है यज्ञ के बाद पैदा हुए और इस ज़मीन को बचाने के लिए। देखिए, ये वेस्टर्न साइड में, पश्चिमी क्षेत्र में है और जितने भी आक्रमण होता है इसी क्षेत्र में होता है। तो 4 यज्ञ से उत्पन्न हुए 4 ऐसे राजपूत पैदा हुए जिनका एक तरीके से द्वारपाल थे। और किसके लिए? भारत के लिए, जो एंट्री करने से और अरब और अदर आक्रमणकारी हैं उनको रोकने के लिए। तो उसमें कौन कौन सा था? एक तो चौहान थे, चालुक्य, पारमार और चौथा आपका प्रतिहार। ठीक है, इनको कहा गया है कि अग्निकुल कुंड से निकले हैं। और इन लोगों ने ये 4 क्षत्रिय जो थे ना, ये 4 क्षत्रिय का काम था इधर साइड में द्वारपाल की तरह खड़े होना और किसी को आने नहीं देना। ठीक है, देखिए, इनकी राजधानी, इनकी जो शुरुआत होती है राजस्थान से होती है, जोधपुर से। ठीक है, इनकी कहानी स्टार्ट होती है आपके वेस्ट बंगाल से और इनकी कहानी आपके डेक्कन में। ये जो चालुक्य वंश था, ये जो चालुक्य वंश था ना, तो इसी चालुक्य वंश का सामंत हुआ करते थे। ये किसी न किसी के सामंत थे और सामंत के बाद इन्होंने छोटे राज बनाए। ठीक है, ये राष्ट्रकूटा चालुक्य जो बतापी के जो चालुक्य थे, इनके सामंत थे
दांतेदुर्ग। और उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने अपना एक राज्य स्थापित कर ली, अपने आप को स्वतंत्र करके और एक राज्य का स्थापना कर ली। पाला को भी रक्षक ही बोला जाता है, पाला भी अपने आप को रक्षक बोलते थे। और आप देखेंगे कि अशोका, हर्षवर्धन के अलावा पाला ही एक ऐसी डायनेस्टी थी जिसने फिर वापस से बुद्धिज्म को फैलाया था, बुद्धिज्म को फैलाया था। ठीक है, ये बुद्धिज्म को फैलाने वाली डायनेस्टी है जो मेडिएवल पीरियड में। और ये है प्रतिहार। तो प्रतिहार के अब इन तीनों को देखिए, लड़ाई युद्ध का जो कारण था ना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था ये वाला एरिया। ठीक है, और कनौज आप मान लीजिए, यहाँ पे कनौज जो है ना उत्तर प्रदेश में है। तो कनौज की जो लड़ाई थी वो सबको कनौज को लेना था, क्योंकि हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो कनौज थी और सब चाह रहे थे कनौज को आक्रमण करना है। देखिए हुआ क्या था कि हर्षवर्धन के समय में व्यापार पे बड़ा फर्क पड़ा था, और व्यापार पे फर्क पड़ने से हुआ यूं कि व्यापार पूरा ख़त्म हो गया है। लूटपाट बहुत हुआ था इस एरिया में हर्षवर्धन के समय में, लॉ एंड ऑर्डर उस तरह से संभाल नहीं पाए हर्षवर्धन। उसका क्या कारण हुआ कि व्यापार बहुत गिर गया। और व्यापार गिरने के बाद क्या हुआ ना कि ये जब लोग आए तो एग्रीकल्चर पे, कृषि पे बहुत ध्यान देने लगे। तो कृषि पर ध्यान देने के चलते क्या है, आप जानते हैं ये सबके सब फर्टाइल ज़मीन है, इंडो गैंगनेटिक जो गंगा का प्लेन है वो बहुत फर्टाइल है। ये लड़ाई इन तीनों की इस प्लेन के था, खासकर प्रतिहार और पाला का। लेकिन राष्ट्रकूटा, क्योंकि ये लोग फिर नीचे नर्मदा के नीचे आना चाह रहे थे, तो उसकी इन्वॉल्वमेंट हुई, राष्ट्रकूटा का भी इन्वॉल्वमेंट हुई। तो देखिए 3 राजा की इन्वॉल्वमेंट है। ये बेसिक है, ओवरव्यू है, मैं थोड़ा और डिटेल में दूसरे वीडियो में लेकर आऊँगा, बेसिक को समझ लो। यहाँ पर 3, पहले तो ये समझ लो प्रतिहार के कौन कौन सा राजा इन्वॉल्व हुआ, जो फेज 1 और फेज 2 में। नागभट्ट 1, दूसरा वत्स राजा, और तीसरा नागभट्ट 2। ये है आपका प्रतिहार। ठीक है, ये देखिए पाला में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हुआ, वो हुआ आपके धर्मपाल का। और राष्ट्रकूट में 2 राजा जो इस लड़ाई में भाग लिए, वो लिए पहला आपके ध्रुव और दूसरा गोविंद 3। इन राजाओं ने, देखिए प्रतिहार के समय, प्रतिहार में नागभट्ट वत्स राजा, नागभट्ट 2, पाला में धर्मपाल और राष्ट्रकूटा में ध्रुव और गोविंद 3। तो देखिए कहानी ऐसा होता है कि लड़ाई किसकी थी, ये आपके गंगा का प्लेन का। ठीक है, पाला के भी मन में ऐसा था कि हम क्या करें, इस जगह पर अपना कब्जा करें, अपना कंट्रोल करें। प्रतिहार के राजा भी यही चाहते थे कि इस राज्य पे कंट्रोल करें। इससे हुआ क्या कि कन्फ्लिक्ट दोनों में, ये बढ़ने की कोशिश करे, इधर बढ़ने की ये कोशिश करे, इसके चलते लड़ाई हुई। और नागभट्ट तो हार गए थे राष्ट्रकूटा के राजा से, लेकिन वत्स राजा आए और फेज 1 की जो लड़ाई थी वो वत्स राजा के धर्मपाल और ध्रुव के बीच में। ठीक है, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। पहला फेज 1 की जो लड़ाई थी, इधर देख लीजिए, फेज 1, कंफ्यूजन नहीं होना है। इधर होना वत्स राजा धर्मपाल और ध्रुव, ये 3 की लड़ाई, फेज 1 की लड़ाई। इसमें क्या हुआ कि वत्स राजा ने हरा दिया धर्मपाल को और धर्मपाल हार गए, और ध्रुव ने इनको वत्स राजा को भी हरा दिया इनको। ठीक है, इसका मतलब फेज 1 में जो विजय प्राप्त हुआ वो ध्रुव का हुआ, जो राष्ट्रकूटा का राजा थे। इन्होंने क्या किया, इधर बढ़ने की कोशिश करे, ये बढ़ने की कोशिश करे, दोनों आपस में लड़ गए इस जगह के लिए। और इसमें क्या हुआ कि धर्मपाल जो थे, ये पाला डायनेस्टी के, ये हार गए किससे, वत्स राजा कहाँ के थे, ये प्रतिहार के थे। ठीक है,
दूसरा क्या किए कि ये नर्मदा पार करने की, जब ये जीत गए तो नर्मदा पार करने की कोशिश करने लगे और नर्मदा पार करने में इनको मिले राष्ट्रकूटा के राजा ध्रुव, जो बहुत ही बड़े राजा थे और बड़ा वारफेयर में, लड़ाई में तो ये योद्धा आदमी थे। तो इन्होंने किसको हरा दिया, धर्मपाल को भी हराया और दूसरा इन्होंने वत्स राजा को भी हराया। ठीक है, फेज 2 की लड़ाई होती है। देखिए फेज 2 की लड़ाई, इधर फेज 2 की लड़ाई, और इसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, नागभट्ट, सेकेंड धर्मपाल और इधर गोविंद III। देखिए कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैं लिख लिख के बता रहा हूँ। जो फेज 2 की लड़ाई थी, त्रिपेटाइट लड़ाई, जो त्रिक्षेत्रीय लड़ाई थी, उसमें फेज 2 में नागभट्ट के प्रतिहार डायनेस्टी का, ठीक है, धर्मपाल आपके पाला डायनेस्टी का और गोविंद III ये थे आपके राजपूत का। तो इसमें भी नागभट्ट लड़े और पाला को, धर्मपाल यहाँ पे भी हारे, धर्मपाल और गोविंद III इन दोनों को हरा गए। देखिए धर्मपाल के बारे में मैं बोलूँ तो इकलौता ऐसे राजा है जो हारने के बाद भी सबसे ज़्यादा इन्होंने ज़मीन को हथियाया था, इन्होंने कंट्रोल किया था। आप इमेजिन नहीं कर सकते, ऐसा राजा आपको देखने को नहीं मिला जो 4 बार युद्ध हारने के बाद भी इन्होंने पूरी की पूरी कनौज तक इन्होंने आक्रमण करके अपनी साम्राज्य को ले लिया था। हारने के बाद ये प्रतिहार से भी हारे थे और राष्ट्रकूट एम्पायर से भी हारे थे। धर्मपाल उस राजाओं में से है। ठीक है, अब इनके जो है ना बहुत बड़े बड़े राजा हुए। मैं ये लड़ाई का बस ये वीडियो था, इस लड़ाई का कारण आगे के वीडियो में हम देखेंगे, किस तरह से इनका पूरा डिटेल देखेंगे। तो देखिए इसमें बहुत बड़े बड़े राजा हुए। मिहिर भोज हुए, आपके प्रतिहार का सबसे बड़ा राजा हुए मिहिर भोज। ठीक है ना, मिहिर भोज ने बहुत पूरी की पूरी प्रतिहार के अपने विस्तार किया था अपने एरिया को। ठीक है ना, पाला के तो धर्मपाल ही बोले जाते हैं। ठीक है ना, जिन्होंने विक्रमाशिला का वो बनवाया था। ठीक है, अब आप इसको देखेंगे और राष्ट्रकूटा के सबसे बड़े राजा जो साबित हुए वो मेघवर्षा, अश्वमेघ वर्षा। अब ये देखिए अमोघ वर्षा भी बोला जाता था, अमोघ वर्षा, अमोघ वर्षा। आप इमेजिन करिए अमोघ वर्षा के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। और यही कहता हूँ, इतिहास को बड़े बड़े राजाओं के बारे में हम जानते ही नहीं हैं। अमोघ वर्षा के बारे में कहा जाता है ये साउथ के अशोक थे, साउथ के अशोक कहा जाता है इनके बारे में। और आप मान नहीं सकते, इन्होंने 65 से 68 साल तक राज किया है, 65 ईयर से 68 ईयर्स तक। आप बताइए किसी की ज़िंदगी नहीं होती इतना तो इन्होंने अमोघ वर्षा ने पूरी की पूरी भारत पे, मतलब जितना हो सके डेक्कन से लेकर यहाँ तक इन्होंने राज किया था। अमोघ वर्षा उन महान राजाओं में से है, इनको साउथ के अशोका कहा जाता है। तो कभी कभार ऐसे राजाओं के बारे में हम जानते नहीं हैं और मेरा काम यही है उन राजाओं को खोज कर लाना जिनके बारे में जानकारी लोगों को बहुत कम है। अमोघ वर्षा उस महान राजाओं में से है और एक बायोग्राफी लेकर आऊँगा अगले वीडियो में, द ग्रेट अमोघ वर्षा का गजब इतिहास है इनका। तो ये यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।